साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान का कार्बी आंगलोंग इलाका धू धू करके जल रहा है और देश का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के जूते साफ कर रहा है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट, उसका एक राज्य है असम। ये जो असम राज्य है, यहाँ अहोम लोग बसे थे। अहोम लोगों के नाम पर इसका नाम असम पड़ा। असम में चाय की खूब खेती होती है, तेल खूब निकलता है और यहाँ कामरूप कामाख्या का प्राचीन मंदिर है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ये जो असम है, इसका जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे बड़ा जिला है, उसका नाम है कार्बी आंगलोंग। और इस जिले का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो है डिफू में, डिफू शहर में। अब आप जानते हैं बिहार के भी बहुत सारे ज़िले हैं जिनके मुख्यालय हैं। वैशाली डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है हाजीपुर, सारण जिले का मुख्यालय है छपरा, भोजपुर जिले का मुख्यालय है आरा। उसी तरह कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है डिफू। अब ये जो कार्बी आंगलोंग है, इसमें कार्बी जनजाति के लोग बहुमत में हैं, यानी उनकी मेजॉरिटी है, उनकी अक्सरियत है। ये आदिवासी होते हैं कार्बी लोग। और कार्बी लोगों को असम का कोलंबस कहा जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले एक तरह से असम की खोज कार्बी लोगों ने ही की थी और सैकड़ों साल पहले कार्बी लोग आकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बस गए थे। अब ये जो पूरा इलाका है कार्बी आंगलोंग का, ये 6th शेड्यूल में आता है। अब आप पूछेंगे कि 6th शेड्यूल क्या होता है, तो ये ध्यान से सुनिए। भारत का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो आईन है, उसमें 6th शेड्यूल है एक। हिंदी में उसको बोलेंगे छठी अनुसूची। ये जो 6th शेड्यूल है, ये 4 राज्यों पर लागू होती है, 4 राज्यों के कुछ इलाकों पर। ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों राज्य पूर्वोत्तर के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। 6th शेड्यूल में क्या किया गया है कि इन राज्यों के जो आदिवासी इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय इलाके हैं, उनको 6th शेड्यूल के अंदर रखा गया है और उनको एक किस्म की ऑटोनॉमी दी गई है, एक किस्म की स्वायत्तता दी गई है, जिसको खुद मुख्तारी कहेंगे। मतलब 6th शेड्यूल के अंदर जो इलाके हैं, वे लोग अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए काफ़ी हद तक स्वतंत्र होकर काम करते हैं और अपने लिए कानून भी बनाते हैं और उनको बहुत हद तक ऑटोनॉमी मिली हुई है। अभी लद्दाख के लोग भी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के तहत लाया जाए, लेकिन अब तक भारत सरकार ने लद्दाख की मांग नहीं मानी है। तो ये जो कार्बी आंगलोंग का इलाका है, ये 6th शेड्यूल में पड़ता है और इसी वजह से वहाँ एक कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्र ये परिषद, जो परिषद कार्बी आंगलोंग का प्रशासन चलाती है। अब साथियों, जैसा मैंने बताया, कार्बी आंगलोंग में कार्बी लोग तो बड़ी तादाद में हैं ही, लेकिन वहाँ कुछ बाहर के लोग भी जो गैर आदिवासी हैं, नॉन ट्राइबल हैं, वो भी बस गए हैं। खासकर नेपाली लोग, बंगाली लोग और बिहारी लोग। तो ये लोग जो हैं, नेपाली, बंगाली और बिहारी, ये नॉन ट्राइबल हैं, गैर आदिवासी हैं, लेकिन
ये लोग भी 50 साल से वहाँ रह रहे हैं। और अब क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों में कर्बी लोगों में और ये जो बस गए हैं वहाँ बाहर से आके, उन लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया है। अब हाल में क्या हुआ, कुछ महीने पहले, कि जो भारत की राष्ट्रपति महोदया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो मेघालय गई हुई थी, शिलोंग गई हुई थी। तो ये जो बंगाली, बिहारी, नेपाली लोग बसे हुए हैं कर्बी आंगलोंग में, इन्होंने जाके राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की और कहा कि हम लोग बसे हुए हैं, हम लोग को भी वहाँ मान्यता दी जाए। तो इस चीज़ को लेके कर्बी लोगों के कान खड़े हो गए कि ये तो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कर्बी लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, हंगर स्ट्राइक जिसको कहते हैं, अनशन शुरू कर दिया और कहा कि बाहर वालों को यहाँ से निकाला जाए, खाली कराया जाए। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक PIL किया हुआ है, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, उसकी वजह से हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हुई है। तो अभी किसी को सरकार खाली नहीं करा सकी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए थे कर्बी लोग, इनकी हालत बिगड़ने लगी, ये बीमार पड़ने लगे। तो पुलिस ने इनको उठाकर एक अस्पताल में भर्ती करा दिया, हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ ये अफवाह उड़ गई, एक र्यूमर उड़ गया भीड़ में कि पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद सैकड़ों लोग बाहर निकल गए, हिंसक हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने वहाँ के बाज़ार में हमला कर दिया। अब वहाँ का जो मार्केट है डिफू का, खुरैनी बाज़ार नाम है, वो एक नदी किनारे बसा हुआ है, कोपिली नदी है, उसके किनारे मार्केट बसा हुआ है। यहाँ कर्बी लोग पहुँच गए और इन लोगों ने दुकानों में, मकानों में आग लगानी शुरू कर दी, खास के उन दुकानों में, उन मकानों में जो कि बंगालियों के थे, बिहारियों के थे या नेपालियों के थे। और उसमें जब उन लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी तो एक आदमी जिंदा जल के मर भी गया। फिर पुलिस ने फायरिंग की, लोगों को रोकने के लिए पुलिस की गोली से एक कर्बी युवक मारा गया और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी हिंसा फैल गई। जब हिंसा फैल गई तो बहुत मुश्किल हो गई सरकार के लिए। फिर वहाँ आर्मी को बुलाया गया, हिंदुस्तान की फ़ौज आई, आर्मी ने फ्लैग मार्च किया, यानी जगह जगह घूम के लोगों को दिखाया कि हम लोग पहुँच गए हैं, अब गुंडागर्दी बंद हो। जो रैफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF का है, उसने फ्लैग मार्च किया। वहाँ की पुलिस तो खैर थी ही पहले से। उसके बाद वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया जिससे कोई र्यूमर नहीं उड़ा सके फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके बाद उस पूरे इलाके में सेक्शन 163 लागू कर दिया गया। अब ये भी एक दिलचस्प बात मैं बता दूं, ये भी ज्ञान की बात है कि 1 जुलाई 2024 के पहले हमारे देश में CRPC लागू था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और उस समय कोई यदि अशांति होती थी तो CRPC की धारा 144 लागू की जाती थी। लोग कहते थे कि 144 धारा लग गई है, बोलचाल में इसको लोग कर्फ्यू भी कहते थे, जिससे 5 या उससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती थी। 1 जुलाई 2024 से CRPC खत्म हो गया है। अब उसकी जगह नया कानून आया है, उसका नाम है भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी BNSS। और BNSS में अब धारा 163 है, सेक्शन 163, जिसके तहत ऐसा कर्फ्यू लगाया जाता है, जिसको निषेधाज्ञा कहते हैं, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कहते हैं। तो पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई। उसके बाद बहुत मुश्किल से मामले को कंट्रोल किया जा सका। तो फिलहाल कर्बी आंगलोंग में यही स्थिति है और वहाँ टेंशन का जो मेन वजह है वो चारागाह को लेकर है। चारागाह वो इलाका हुआ जहाँ जानवर चरते हैं, और जानवर तो कर्बी लोग भी पालते हैं और जो बाहर वाले आए हैं बंगाली, बिहारी, नेपाली, वो भी पालते हैं। तो कर्बी लोगों के लिए कुछ चारागाहों को सुरक्षित कर दिया गया था, रिजर्व किया गया था, जिन्हें प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व कहते हैं और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व कहते हैं।
ये चारागाह जो थे वो कर्बी आदिवासियों के लिए रिजर्व किए गए थे, लेकिन कर्बी आदिवासियों का कहना है कि इसमें बाहरी लोग जो आए हैं उनके भी जानवर चरते हैं। तो अभी टेंशन का एक बड़ा कारण ये हो गया है। अभी वहाँ कर्बी आंगलोंग में स्थिति जो कहते हैं नियंत्रण में है, लेकिन काफ़ी तनावपूर्ण है, टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है। अब साथियों, ये जो कर्बी आंगलोंग की स्थिति है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि असम आप जानते हैं पूरा स्टेट बहुत संवेदनशील राज्य है। असम में बोडोलैंड को लेके पहले ही बहुत आंदोलन चल चुका है। बोडो आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं। उनका नारा है डिवाइड असम 50-50, मतलब असम को 2 टुकड़ों में बांट दो। असम में उल्फा वाले बहुत दिन तक सक्रिय थे, जो असम को अलग देश बनाना चाहते थे हिंदुस्तान से अलग करके। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, शॉर्ट में उल्फा उसको कहते हैं। और बहुत सारे कर्बी लोग भी एक अलग कर्बी स्टेट की मांग करते थे। तो अभी असम की स्थिति अचानक बिगड़ गई है। और साथियों, असम का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है, उसका नाम है हिमंत बिश्व शर्मा। ये बीजेपी का नेता है और बहुत ही जहर की उल्टी करता रहता है, खास के मुसलमानों के खिलाफ, और बहुत बड़ा दंगाई आदमी है। इसकी बीवी ने भी बहुत घोटाले किए हैं। तो बिल्कुल मतलब थर्ड रेट का ये सियासतदान है। जैसे हिंदुस्तान के ज़्यादातर सियासतदान थर्ड रेट के ही होते हैं, जो बचे हुए हैं वो फोर्थ रेट के होते हैं। तो ये हिमंत बिश्व शर्मा ने एक तरह से असम को बर्बाद करके रख दिया है। अब कर्बी आंगलोंग की वजह से जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, वो भी सुर्खियों में आ गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मैं बता दूं 8 राज्य हैं टोटल, 7 बहनें और 1 भाई। जो सिक्किम है उसको 1 ब्रदर कहते हैं, और जो बाकी 7 राज्य है उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में कुल मिलाकर 8 राज्य हैं। और यदि आप हिंदुस्तान का नक्शा देखेंगे, याद करेंगे, तो ये जो 8 राज्य हैं एक बहुत संकरी पट्टी से बाकी हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। ये जो संकरा गलियारा है इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और इसको चिकन्स नेक भी कहते हैं, यानी मुर्गे की गर्दन। मुर्गे की गर्दन इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दुश्मन की सेना का कब्जा हो जाता है तो पूरा जो उत्तर पूर्व भारत है, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वो बाकी इंडिया से कट जाएगा। इसलिए ये सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील इलाका है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही, आप कह सकते हैं इसको, सेंसिटिव इलाका है। लेकिन जब से हिंदुस्तान में ये नालायक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, नालायक अमित शाह ये बना है होम मिनिस्टर, नालायक राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर बना है, और असम में ये हिमंत बिश्वकर्मा सीएम बना है, तब से ये नॉर्थ ईस्ट की स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मणिपुर, ये भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, छोटा सा राज्य है मणिपुर। वहाँ 2-2.5 साल से बिल्कुल गृह युद्ध के हालात हैं, सिविल वार जैसे सिचुएशन है। मणिपुर के 2 इलाके हैं, मैदानी इलाका है और पहाड़ी इलाका है। मैदानी इलाका में मैतेई लोग रहते हैं जो हिंदू होते हैं, और पहाड़ी इलाकों में कुकी लोग रहते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं। और मणिपुर में पिछले 2-2.5 साल से मैतेई और कुकी लोगों का संघर्ष चल रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं। मणिपुर से ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं कि औरतों के कपड़े उतार के उनका परेड करवाया जा रहा है। तो मणिपुर में भी बहुत ख़राब हालत है। और अब कर्बी आंगलोंग दहक रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वज़ीर आज़म, तो नरेंद्र मोदी 24 घंटे गौतम अडानी के जूते साफ कर रहे हैं। और अब तो आपको खबर लग ही गई होगी कि अरावली पहाड़ भी गौतम अडानी के हवाले किया जा रहा है। अब गौतम अडानी डायनामाइट लगा लगा के पूरी अरावली पहाड़ को उड़ा देगा, और उसके बाद रेगिस्तान जो है थार का, वो गंगा के मैदान तक पहुंच जाएगा। तो हिंदुस्तान की ये हालत इन लोगों ने बना रखी है। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।